Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 14 नवंबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों क्योंकि आज संडे है तो एडिटोरियल सेक्शन तो इसमें आएगा नहीं और आज फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चंस आएंगे और आज का न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को टिल एंड तक देखना। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात की गई नक्सल अटैक को लेकर कि अभी क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जो महाराष्ट्र पुलिस है तो चंडीगढ़ बॉर्डर पे कुछ नक्सलवादी अटैक हुए जिसमें 3 महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो इंजर्ड हो गए। खैर डेथ किसी की भी नहीं हुई है बट बस इंजर्ड ज़्यादा ही हो गए। देखो बात क्या हो रही है ये नक्सल को लेकर, ठीक है, इसे माओइस्ट भी बोला जाता है। अभी नक्सलवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ ना पहले हम वो जानते हैं, क्योंकि आर्टिकल हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 3 मरे 4 मरे 3 घायल हुए क्या हुए। मेन चीज़ नक्सलवाद होता क्या है आखिर हमें ये जानना है। देखो क्या हुआ कि जितने हमारे जंगल राज था पहले, जैसे आप देख लो चंडीगढ़ हो गया, आपका बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन इलाकों में जंगल बहुत ज़्यादा होते थे। तो क्योंकि जंगल ज़्यादा होते थे तो आदिवासी कबीले टाइप के जो लोग होते हैं, इनकी जो पूरी कम्युनिटी होती है वो जंगलों में ही रहती है। उन्हें शहर के रहन सहन के बारे में ना तो पता है और ना वो उस टाइप के रहन सहन को रहना चाहते हैं। वो आदि मानव की तरह ऐसे होते हैं कि पेड़ पौधों को खाना, जानवरों को खाना, इस तरह से अपनी लाइवलीहुड को रन करना, इस टाइप के वो लोग होते हैं। तो क्या हुआ कि अभी हमारे यहाँ पर एक फॉरेस्ट एक्ट लाया गया। जब ये फॉरेस्ट एक्ट हमारे यहाँ पर लाया गया तो इसके थ्रू क्या था कि जंगलों के अंदर जो कटाई वगैरह हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, लकड़ियों को काट के जलाया जा रहा है, इस टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। अब जब ये चीज़ें ये एक्ट लाया गया तो क्या हुआ कि पुलिस ने घेराबंदी स्टार्ट कर दी। और जब पुलिस ने घेराबंदी स्टार्ट की तो ऑब्वियस सी बात है कि जंगल के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो काटता हुआ नजर आएगा लकड़ी वगैरह को या पेड़ वगैरह को, तो वो पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, नक्सलवादियों ने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, जो कि पुलिस वाले हैं। तो नक्सलवादियों क्या होता है कि इनके अंदर एक विचारधारा होती है। ये क्या करते हैं, ये जंगलों में रहते हैं, ये कहते हैं कि जो जंगल है वो नेचर ने यानी भगवान ने दिया है। अब क्योंकि ये भगवान ने दिया है तो सरकार का इस पर कब्जा हो नहीं सकता, ये सभी लोगों का है, हम भी उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ सरकार ने क्योंकि एक्ट बना दिया तो अब क्या होता है कि ये लोग कहते हैं कि हम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी चीज़ को नहीं मानते, हम अपना खुद का राज चलाते हैं। यानी ये पूरी तरह से पता है चाइना के जो फर्स्ट लीडर थे माओ जेडोंग, ये उनसे इंस्पायर्ड है, क्योंकि माओ जेडोंग की फिलॉसफी यही होती थी कि आपके लिए आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है, मतलब आपके ऊपर कोई नहीं है, अगर कोई आपके ऊपर आता है तो आप अपना जो है हक मांगो, कहते हैं ना साडा हक एथे रख। तो इस टाइप की आप एक्टिविटीज़ करो। तो माओइस्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ था जिसको इंडिया में नक्सलवाद बोला जाता है। और धीरे धीरे करके ये जो फिलॉसफी है नक्सलवादी की, ये लोगों के अंदर फैलनी शुरू हो गई। लोगों ने कहा हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और कोई स्टेट गवर्नमेंट जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। अब जब ये चीज़ें हुई तो क्या हुआ, अटैक्स होने शुरू हो गए। अब नक्सलवादी सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो तो उन लोगों के हित में काम करती है जो लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन जो लोग जंगलों में रहते हैं उनके हित के लिए वो काम करती नहीं है। और ये विचारधारा इतने बड़े लेवल पे फैल चुकी है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान उन जंगलों के अंदर एंट्री भी मारता है तो ये लोग उनके ऊपर अटैक्स कर देते हैं। इनके पास बहुत सारे वेपन्स वगैरह भी होते हैं, नेचुरल वेपन्स भी होते हैं, मैन मेड वेपन्स होते हैं, क्योंकि जैसे पुलिस वालों को लूट लेते हैं तो उनके वेपन छीन लेते हैं, उनको मार देते हैं उसी वेपन से। तो उनके वेपन्स की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन सारे अनऑथोराइज, इन्होंने खुद ने खरीदे नहीं बल्कि लूटे हुए हैं। तो ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है नक्सलवाद। अभी आपको याद होगा कि सितंबर के महीने में जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने ये कहा था कि नक्सलवाद पहले के मुकाबले कम हो गया है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो अभी वही यहाँ पर क्या हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, तो जो चंडीगढ़ बॉर्डर है वहाँ पर नक्सलवादी अटैक हुए थे। 26 नक्सलवादी थे जिनको एनकाउंटर किया गया, जिसके तहत 3 लोगों को यहाँ पर क्या होगी, इंजर्ड होगी, जो कि पुलिस पर्सनल बताए जा रहे हैं। और ये बेसिकली जो है ये महाराष्ट्र बॉर्डर जो है हमारा कोरची, ये वहाँ पर हुआ। ठीक है, चलिए ये एक आर्टिकल था यहाँ पर। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि गवर्नमेंट अंडर प्रेशर टू रिविस्ट ट्रैवल बबल। अभी ट्रैवल बबल क्या होता है, ट्रैवल बबल एक ऐसा बबल है जिसके थ्रू आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। आपको पता है अभी कोविड-19 के टाइम पर क्या था, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनको रोक दिया गया था, बिकॉज ऐसे में क्या होता है मोमेंटम एक देश का दूसरे देश में आता है और हो सकता है ऐसे में कोविड के नए वेरिएंट्स भारत में आ जाते या भारत का कोई वेरिएंट बाहर चला आता है। इसके चलते सारी की सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया था 22 मार्च 2020 को, और ये बैन रखा गया था 30 नवंबर तक, यानी बहुत लंबे समय तक, अराउंड आप ऐसे समझ लो कि 8 महीने तक ये बैन पूरा लगा रहा। और आज भी अगर हम बात करें तो 28 कंट्रियों के साथ ये बबल हमारा जो है वो आज भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि उन 28 कंट्री में आज भी हम जा सकते हैं, ऐसा नहीं जा सकते। अगर हम हफ्ते की बात करें तो सिर्फ 40 फ्लाइटों को परमिट मिला है कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट ले सकती हैं, जैसे कि आपका यूरोपियन नेशन जा सकती हैं, फ्रांस जा सकती हैं, जर्मनी जा सकती हैं, नीदरलैंड जा सकते हैं। इन पॉलिसी के तहत सिर्फ हफ्ते भर में 40 फ्लाइटें उड़ाई जाती है, उससे ज़्यादा नहीं उड़ाई जाती है। ये जो एयर बबल है ये पहले से तो कम होता है, लेकिन ये बबल स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर रिज्यूम करने की बात की जा रही है कि अब वो कौन सा दिन आएगा जब हम इस एयर बबल को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देंगे और यानी कहीं भी हमारा मोमेंटम जो इंटरनेशनल लेवल पे वो आसानी से हो पाएगा। ये इस बात को लेकर बात आर्टिकल दिया गया है।
इसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु के मलापुरम डैम को लेकर यहाँ पर बात चले। आपको पता होगा ये काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में रहा है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो ये भारत के मैप में अगर आप सबसे नीचे जाओगे, सबसे नीचे श्रीलंका वाली साइड में, तो आपको ये दोनों कंट्री स्टेट्स मिल जाएंगे, तमिलनाडु और आपका जो केरला है, ये दोनों। अब क्या हुआ, केरला के अंदर एक डैम है जिसका नाम है मलापुरम डैम। आपकी मलापुरम नाम क्यों डाला, क्यों मला जो एक नदी है और जो परम एक नदी है, दोनों आपस में आके मिलती है, इसलिए से मलापुरम डैम बोला जाता है। अब ये डैम जो है बना तो केरला के अंदर है, लेकिन क्या था, अंग्रेजों ने इसको बेच दिया था तमिलनाडु को, और वो भी कितने सालों के लिए, 999 ईयर के लिए, 999 सालों के लिए इसको लीज पर इन्होंने बेच दिया। अभी तक सिर्फ 126 साल हुए हैं इस लीज के, यानी एक बहुत लंबा समय यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या बात चल रही है कि इस डैम के अंदर ना बहुत सारे क्रैक्स आ गए हैं मरम्मत करने के लिए। तो ये कहा जा रहा है तमिलनाडु के थ्रू कि आप लोग, पहली बात तो सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो, केरला वालों ने ये बोला कि पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पर ये डैम है और इसका पानी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, आप लोग यूज़ कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने लीज पर आपको दे दिया था, ठीक है। तो हमारे जो पीछे पुश्तों ने किया उसका भुगतान अब हम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि इस डैम के अंदर क्रैक्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, और ये जो वाटर लेवल होता है, जितने फीट बोला जाता है, ये उससे भी ज़्यादा फीट को मेंटेन करके चलता है। तो इनसे कहा जाता है कि आप इतना ज़्यादा वाटर लेवल क्यों मेंटेन कर रहे हो। तो तमिलनाडु का ये कहना है कि इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमने इतना मेंटेन नहीं किया तो हम अपने जो स्टेट्स हैं उनको, जो अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको पानी नहीं दे पाएंगे। अब जब लेवल बढ़ता है पानी का डैम के अंदर, तो जो केरला के लोग हैं उनको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर जो फ्लड की सिचुएशन है वो हो सकती है। अगर कल को अर्थक्वेक आ गया तो क्रैक्स वगैरह टूटकर डैम ना टूट जाए तो बाढ़ वगैरह भी आ सकती है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर दिखाया गया। ये कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अभी रिसेंटली कल की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कुछ टाइम पहले ही वैसे तो इन्होंने पूरी टीम भेजी और उस टीम ने पूरा सर्वे किया कि अब वो डैम रियलिटी के अंदर जो है वो टूटा हुआ है क्या है। तो जब सर्वे किया है तो पता चला हाँ डैम में क्रैक्स वगैरह तो आए, लेकिन वो ऐसे क्रैक नहीं है कि अर्थक्वेक के आने पर वो क्रैक टूट के एक पूरा डैम ही टूट जाए, इस टाइप के वो क्रैक्स नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु को घबराने, जो केरला है उसको तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वाटर लेवल को हम अपने लेवल तक कम करवा देंगे, लगभग 142 फीट का लेवल हम रेस करवा देंगे। लेकिन आप टेंशन मत लो, यहाँ पर डैम के टूटने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, रेयर ऑफ द रेयर है कि वो डैम ऐसे टूटेगा। तो उसको लेकर जो सुनवाई वो यहाँ पर चल ही रही है, और देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या आएगा। अभी तो एक इंटीरियम डिसीजन आया है, देखते हैं केरला है वो उसको काउंटर करती है या नहीं करती है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी तो फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। एक चीज़ यहाँ पर ये आ रही है दिल्ली को लेकर। दोस्तों कल ही की बात है, कल जब मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने अपने मोबाइल के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा। ये एक मेजरमेंट होता है जो ये बताता है कि एयर की जो क्वालिटी है वो क्या है। तो मैंने देखा 424 थी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जबकि दिवाली वाले दिन 450 थी, यानी दिवाली वाले दिन से थोड़ा सा कम कल की डेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स था, यानी इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड थी। और एक गैस का इतना बड़ा चैम्बर बन चुका है कि मतलब मुझे मतलब किसी भी इंसान को ऐसा लगता है जैसे सर्दियाँ आ गई तो फॉग है, जबकि वो फॉग नहीं है, वो एयर बबल है। मतलब एयर बबल नहीं कहना चाहिए, बल्कि एयर का एक गैस चैम्बर है जिसके अंदर क्या हो रही है, जहरीली गैसें हैं। अभी ये इतनी ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस हैं जिसके चलते लोगों के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उनका खराब होता है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने अभी ये बोला है कि ये जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके चलते अभी हम कुछ टाइम का दिल्ली में लॉकडाउन लगाएंगे। बेसिकली वो बच्चों के लिए होगा, जिसमें बच्चों का मोमेंटम जो स्कूल के लिए हो रहा है वो बंद करवाया जाएगा, स्कूल्स बंद रहेंगे ताकि टीचर्स भी अपने घर पे सिक्योर रह पाए। तो ये सारी चीज़ें भी करने को यहाँ पर बात की है, लेकिन ये इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि लॉकडाउन लगा देना। तो पॉसिबिलिटी तो देखो ये है कि हो सकता है लंबा भी लॉकडाउन लग जाए, लेकिन ये कोविड वाला लॉकडाउन नहीं है, मोमेंटम नहीं रुकेगा। बट ये कि जिन लोगों को ज़्यादा खतरा हो सकता है उनको बाहर निकलने के लिए यहाँ पर मना कर दिया जाएगा। तो ये सिचुएशन अभी दिल्ली के अंदर यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर तो ये पूरा क्लासिकल न्यूज़ छोड़ो, ये सारी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो आपको बताऊँ। ये नेहरू जी के लिए दे रखा है, क्योंकि नेहरू जी की आज कौन सी है, बर्थ एनिवर्सरी, 14 नवंबर को उनकी बर्थ हुई थी ना। ये देखो 14 नवंबर 1889 को उनका बर्थ हुआ था, इनकी डेथ हुई थी 27 मई 1964 को, ठीक है। तो ये आज उनकी बर्थडे, उनको विश कर देना उनके व्हाट्सएप पे। आगे चलते हैं। यहाँ पर बात चले ग्लासगो की मीटिंग की। आपको पता ही होगा कि हमारा COP26 कॉन्फ्रेंस और पार्टी नंबर 26 अभी हुआ था, जो कि क्लाइमेट एक्शन को लेकर था, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन आज की डेट में एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है, और अगर इसको हमने आसानी से और जल्दी से टैकल नहीं किया तो भविष्य में एक बहुत बड़ी त्रासदी हमें देखने के लिए मिल सकती है। इस बात को इंश्योर करने के लिए UNFCCC के द्वारा यहाँ पर मीटिंग कराई जाती है, और 26वें नंबर की मीटिंग थी जो COP26 जो है ग्लासगो के अंदर हुई। अभी क्या हुआ, ग्लासगो के अंदर हमने एक टाइम डिसाइड किया
था कि अराउंड 12 से 13 तारीख तक, 13 नवंबर तक इस मीटिंग को एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन क्या था, 12 तारीख था सॉरी, लेकिन इस मीटिंग को जो है एक्सटेंड करके 13 तारीख कर दिया गया, एक दिन एक्स्ट्रा लिया गया। जानते हो क्यों लिया गया? क्योंकि पहली बात तो देखो, मोदी जी ने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। मोदी जी ने साफ साफ बोला भाई देखो ऐसा है कि जितनी भी डेवलप नेशन है इन्होंने तो अपनी डेवलपमेंट कर ली खूब सारा प्रोडक्शन कर करके, अब जब हम कर रहे हैं तो हमें हवाला दे रहे हो प्रोडक्शन पॉल्यूशन का। तो भाई ऐसा है कि आपको ना एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाना पड़े जिसमें आप डेवलपिंग नेशंस को पैसा दोगे। और कितना फंड बनाओ, $1 बिलियन का इसमें जो है आप फंड बनाओ। तो बहुत सी जो डेवलप्ड नेशन जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन नेशंस हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, इन लोगों ने बोल दिया नहीं नहीं यार अभी नहीं बनाएंगे, ये है वो है। तो ये लोग ना बड़ा आनाकानी कर रहे थे, जिसको लेकर डेवलपिंग नेशन ने बोला भाई आनाकानी मत करो, टाइम लो और जल्दी से एग्रीमेंट साइन करो। तो ये लोग एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे थे, जिसके चलते यहाँ पर एक दिन और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग है इसको यहाँ पर क्या कर दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पूरी बात यहाँ पर चली। और दोस्तों टेंशन मत लेना, अभी हमारे रमेश सिंह के अंदर जो नया चैप्टर स्टार्ट होना है, चैप्टर नंबर 20, उसके अंदर इन सभी बातों के बारे में मैं डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कहानी हमें स्टार्ट करनी है चैप्टर नंबर 20 के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम और आगे चलें तो फिलहाल यहाँ पर और कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर एक बात चली है क्रिप्टो को लेकर। आपने देखा हो आजकल क्रिप्टो करेंसी का इतना ज़्यादा क्रेज आ गया, जैसे एक समय था टिकटॉक का क्रेज था, आज के समय में क्रिप्टो करेंसी, जिसको देखो एक 12th क्लास का बच्चा भी जो है कह रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा लेकिन क्रिप्टो करेंसी में करूँगा। अरे नालायक इंसान, जरा दिमाग से सोचो, क्रिप्टो करेंसी अभी तक इंडिया में लीगलाइज नहीं है। यानी इंडिया, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा दिया, कल को डूब गया या आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कोई आपके साथ फ्रॉड करता है क्रिप्टो करेंसी में, तो उसको लेकर कहीं सुनवाई नहीं हो सकती भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी को डील करती हो। जिस तरह से हमारे कॉमर्शियल बैंक को डील करने के लिए जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन दैट इज सेंट्रल बैंक, वो सारी चीज़ों की निगरानी रखता है, लेकिन यहाँ पर मॉनिटरिंग करने वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और गवर्नमेंट अभी कोई मूड में नहीं है इसको लेकर कि कोई हमें मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनाए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अपने आप में इतनी फ्लक्चुएटेड करेंसी है जिसका कोई वर्चुअल अस्तित्व नहीं है, सिर्फ ये वर्चुअल एक करेंसी है। इसको लेकर गवर्नमेंट बहुत कंसर्न दिखाती है और गवर्नमेंट कहती है क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ों पर इन्वेस्ट अभी ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऐसे में भारत का पैसा बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हो सकता है। दैट्स वाई अभी तक इसके लिए कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी यहाँ पर नहीं बनाएगी। और साफ साफ यहाँ पर बोला गया है कि इस टाइप की कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो आपको ये बताते हो क्रिप्टो करेंसी बहुत सेफ है, ये बिल्कुल गलत है। ये आपको मिसलीड करने की यहाँ पर बात की जा रही है। गवर्नमेंट ने साफ साफ अपनी गाइडलाइन के थ्रू ये चीज़ें बताई हैं। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर बात चली है S-400 की डिलीवरी को लेकर। दोस्तों आपको पता होगा कि S-400 जो मिसाइल है ये हम रशिया से अभी बाय कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी डिलीवरी अभी दिसंबर महीने में होने वाली है। लेकिन क्या है कि आप जानते हैं कि 3 ऐसी कंट्री हैं जिनके साथ अगर कोई व्यापार करता है तो अमेरिका उसके ऊपर कार्ड्स एक्ट लगा देती है। आपको पता होगा वो 3 कंट्री कौन कौन सी, नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान। ये 3 कंट्री ऐसी हैं जिनके साथ अगर आप डील करते हो या कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हो तो ऐसे में अमेरिका उसके साथ कार्ड्स एक्ट लगा दीजिए। कार्ड्स एक्ट में क्या होता है, अमेरिका अगर उसके साथ कोई भी ट्रेड करिए तो वो ट्रेड बिल्कुल एब्सोल्युटली बंद कर दिया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो लोन्स मिल जाते हैं वर्ल्ड बैंक से और आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वो भी यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट भी बंद कर जाती है। यानी बहुत बड़े लेवल पे आपके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं, हर्डल्स लगा दी जाती हैं, उनको बोलते हैं कार्ड्स एक्ट, जिसकी फुल फॉर्म होती है काउंटरिंग अमेरिका एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। अब बात ये चल रही है कि S-400 मिसाइल क्योंकि इंडिया ने बाय कर लिया, अमेरिका ने थोड़ा बोला भी था कि भाई इंडिया अगर आप बाय करो तो हम आपके ऊपर कार्ड्स एक्ट लगाएंगे, लेकिन इंडिया ने उस पर कोई खासा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्यों नहीं दिया, देखो जो काम हमें करना है वो करना है। अब आप हम पे कोई कार्ड्स एक्ट लगाओ चाहे कोई भी एक्ट लगाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर यूएस के ऑफिशियल्स ये बोल रहे हैं कि अगर देखो लगाने को तो हम कार्ड्स एक्ट भारत पे लगा सकते हैं, लेकिन हम भारत पे लगाना इसलिए भी नहीं चाहते बिकॉज हमें लगता है कि अगर हमने भारत पे कार्ड्स एक्ट लगा दिया तो इससे जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस है ना और जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो फॉरेन ट्रेड है, वो इससे हमारा बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। मतलब अमेरिका को भी उससे नुकसान होगा और इंडिया को भी उससे नुकसान होगा। तो कहा यह जा रहा है कि कार्ड्स एक्ट लगाएं या ना लगाए, इसको लेकर भी बहुत बड़े लेवल पे मीटिंग चल रही है। देखते हैं आगे चल के कार्ड्स एक्ट भारत पे लगता है या नहीं लगता। लेकिन मोदी जी बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, उन्होंने कहा कि आप जो मर्जी करना चाहो कर लो, लेकिन हम तो ये डील करके ही रहेंगे और S-400 मिसाइल हम बाय करके रहेंगे, क्योंकि ये हमारी नेवी को, जो हमारी थल सेना है, उसके लिए बहुत मददगार साबित होगी। और इस टाइप के वेपन्स भारत में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश में हमारे इतने बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बसे पड़े हैं। एक तो हमारा चाइना ही है और एक हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चलते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं। दोस्तों अभी याद होगा कुछ टाइम पहले जो गुजरात से हमारे कई सारे मछुआरे थे, वो मछुआरे जो थे वो पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस गए थे और पाकिस्तान ने उनको जब्त कर लिया था। एक मछुआरे को तो गोली भी मार दी थी। तो जितने लोगों को जब्त किया था, लगभग 20 लोग ऐसे थे जिनको जब्त किया गया था, उनको यहाँ पर वापस रिहाई की बात यहाँ पर बोली गई। और ये पाकिस्तान के जो पाकिस्तान और इंडिया का एक बॉर्डर है जिसको बाघा बॉर्डर बोलते हैं, जो पंजाब के अंदर स्थित है, वहाँ पर इनको रिलीज़ किया। आप देख सकते हैं किस तरह से भारत की धरती को छूते हुए यहाँ पर
नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं इनके ऊपर कितना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हुआ, कितना ज़्यादा हरासमेंट किया गया होगा। लेकिन अभी ये जो न्यूज़ है ये बहुत बड़े लेवल पे छिड़ गई थी, जिसके चलते पाकिस्तान के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके ऊपर एक क्या आ गया था, दबाव आ गया था कि हम चाहकर भी इन लोगों को पकड़ नहीं सकते, बिकॉज ये कोई टेररिस्ट ग्रुप से नहीं है, ये सिंपल से एक मछुआरे हैं जो अपनी टेरिटरी भूलकर हमारी टेरिटरी में एंटर हो गए थे। हाँ, अगर ये कोई टेररिज्म जैसी चीज़ें कर रहे हो तो डेफिनेटली पाकिस्तान वापस नहीं करता या कोई भी कंट्री वापस नहीं करती, बट क्योंकि टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए नहीं गए थे, ये तो इंडियन फिशरमैन थे जो कि अपनी आजीविका चलाने के लिए वहाँ पर गए थे, जिसके चलते। और ये किसने पकड़ा था? PMSA ने पकड़ा था, पाकिस्तान मिलिट्री सिक्योरिटी एजेंसी ने पकड़ा था 6 नवंबर के दिन। ठीक है, तो यहाँ पर 20 लोगों को यहाँ पर क्या कर दी गई, रिहाई दे दी गई है। ठीक है, इनको अभी तक लांदी जेल जो है वो कराची के अंदर स्थित है, वहाँ पे इनको रखा गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ये भी नहीं है। पुतिन के माइग्रेंट्स को लेकर अभी मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि कोई खास नहीं होने। पहले मुझे लगा था कि मैं आपको बता दूं, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा। ठीक है, चलिए ये देखो, ये S-400 का है दोस्तों। ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये पेज नंबर है हमारा 14। ठीक है, प्लीज़ पेज नंबर 14 का विल इंडिया बी सेंशन S-400 परचेज, इस पूरे आर्टिकल को पढ़ना। इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपको वोकैबुलरी वगैरह भी अच्छी हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ें मैंने बताई वही चीज़ें इंग्लिश में लिखी है, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई क्या सीन चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। और इसकी पूरी की पूरी मैंने आपको PDF फाइल जो है हमारे टेलीग्राम चैनल यानी ग्रुप पे अपलोड कर दी है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर है, अभी आपको पता होगा RBI ने क्या किया, परसों की डेट में RBI ने एक बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की। पहले क्या होता था, जैसे गवर्नमेंट जॉब जो लोग कर रहे होते थे या जो प्राइवेट जॉब भी कर रहे होते हैं, वो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उनका लाभ नहीं उठा पाते थे क्योंकि वो छोटे इन्वेस्टर होते थे। और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो तो लाभ उठा लेते हैं क्योंकि उनके पास बड़ा अमाउंट है, छोटे अमाउंट वालों की कहीं सुनवाई नहीं होती थी। तो यहाँ पर RBI ने खास तौर पर छोटे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए कई सारी स्कीम्स को लॉन्च किया, और इसी स्कीम के तहत जो आप उनके बॉन्ड्स वगैरह है उनमें आप पैसा निवेश कर सकते हो। खासतौर पर आप इसकी पेमेंट अपनी UPI, भीम पे या जो भी आपकी ऑनलाइन मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू पेमेंट करके आप इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो RBI के थ्रू अभी रिटेल इन्वेस्टर जो है बॉन्ड यहाँ पर निकाले गए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक बैंकिंग अमर्ट्समेंट स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है। ये इंटीग्रेटेड अमर्ट्समेंट स्कीम होती है दोस्तों। जिन लोगों ने हमसे बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ा हुआ उनको अच्छे से पता होगा, मैंने बताया था बैंकिंग अमर्ट्समेंट स्कीम के तहत क्या होता है कि अगर बैंक के अंदर आपका कोई हरासमेंट होता है या बैंक वाले आपका काम करने से मना करते हैं जो कि उन्हें करना चाहिए, तो आप इसके खिलाफ कंप्लेंट जाहिर कर सकते हो। कहाँ पर? अमर्ट्समेंट में जाके। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस चीज़ को पूरी तरीके से ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है 12 नवंबर के दिन। और ये कहा गया है कि अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है बैंकिंग प्रणाली के अंदर, या जैसे SBI वाले लोग होते हैं ये काम करते नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर बैंकिंग अम्बड्समैन, ये ऑनलाइन अभी एक पोर्टल बनाया जाएगा, उसके अंदर आप अपनी जो ग्रीवांसेस हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं और तुरंत उसका निपटारा होगा। इसके अंदर 22 ऑफिस होंगे आपके, और पूरे इसमें पैनल होंगे जो आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा और उसको निपटारा करने का यहाँ पर काम करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैंकों के ऊपर जो है एक कह सकते हो एक कैप लग गई। जो अभी तक वो खुल्लम खुला काम करते थे और मना करते थे काम करने से, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए ऊपर इनके कंट्रोलिंग अथॉरिटी यहाँ पर आ चुकी है जिसका नाम है बैंकिंग अमर्ट्समेंट स्कीम। ठीक है, चलिए तो ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, अच्छा माओ जेडोंग की जो मैं बात कर रहा था आपको याद है, वो ये है हमारे, ये देखिए ये माओ जेडोंग है, ये फर्स्ट लीडर है। इसके बाद ये राइट साइड आप देख रहे हैं ये सेकंड लीडर हैं चाइना के, और बीच में ये शी जिनपिंग है, ये थर्ड लीडर है। तो इन्हीं की मैं बात कर रहा था, माओ जेडोंग, जिन्होंने माओस को लेकर बात की थी कि अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना चाहिए, और यहीं से नक्सलवाद हमारा शुरू हो गया था। ठीक है, इसके बाद आगे वाले पेज के अंदर तो कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है क्योंकि आज कोई बिजनेस सेक्शन आया नहीं, स्पोर्ट्स सेक्शन आ गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पीस आउट।